नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात हम मदरसा एक्ट बोर्ड के फैसले को लेकर के करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड कानून को वैध बता दिया, जिस पर उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते ये कहा गया। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया गया था और साथ ही साथ ये भी सवाल किया गया था मदरसा संवैधानिक है या नहीं है, और साथ ही मदरसा बोर्ड एक्ट काम कैसे करता है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि यूपी मदरसा बोर्ड कानून वैध है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। और ये जरा अखबार की इस कटिंग को देखिए, इस पर आपको ये हेडलाइन भी दिखाई देगी और साथ ही हम आपको बता दें यहाँ लिखा हुआ है मदरसा संवैधानिक है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ा फैसला क्यों कहा जा रहा है। दरअसल ये जानकारी देखिए, अगर हम आपको दें तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ये फैसला उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों, उनके शिक्षकों और उनमें पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत के तौर पर सामने आई। दरअसल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मदरसा शिक्षा एक्ट संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि हाई कोर्ट ने इस साल 22 मार्च को मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार देते हुए यहाँ के विद्यार्थियों को नियमित स्कूलों में भेजने का आदेश दिया था। देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आप पूरी तरीके से इसे संवैधानिक करार नहीं दे सकते, ये पूरा इसे संवैधानिक करार देना उचित नहीं होगा, लेकिन हम इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक भी नहीं ठहरा सकते। लेकिन मदरसा एक्ट बोर्ड को रद्द करने की बात जरूर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कही गई थी और ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया था और ये कहा गया था कि उन छात्रों के जीवन को सोचते हुए, विचार करते हुए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये फैसला बहुत ज्यादा मायने रखता है। इन सभी छात्रों को स्कूलों में जाने की, स्कूली शिक्षा लेने की जरूरत है। सिर्फ मदरसा की शिक्षा के आधार पर इन्हें रोजगार कैसे मिल पाएगा, वो स्किल डेवलप कैसे हो पाएगा, और इसी को एक मुद्दा बनाया था और बताया गया था कि किस तरीके से इसे पूरी तरह संवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मदरसा एक्ट बोर्ड ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो इस दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना टेक रखा। जब दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया, समझा गया, उसके बाद से 23 अक्टूबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और बीते कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया साफ तौर पर कि अगर आप इसे पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हैं तो ये उन छात्रों के साथ में खास तौर पर बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाएगी, जिनके पूरे फ्यूचर को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि अब वो छात्र जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। क्योंकि बीच में आप किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें अप्रूवल नहीं दिला सकते हैं, उन्हें किसी स्कूल में इस उम्र के पड़ाव पर आप उन्हें एडमिट नहीं करवा सकते हैं। और इसी के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, उचित हो जाता है कि आपके लिए, यहाँ तक हर धर्म के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं का पालन करना या उससे जुड़ी हुई कोई शिक्षा ग्रहण करना, वो आपकी अपनी मूलभूत जानकारी होती है, आपकी अपनी मूलभूत अधिकार होता है, और ऐसे में आप उसका पालन कर सकते हैं अगर किसी कानून का उल्लंघन ना किया जा रहा हो। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात ऐड ऑन की थी कि इसमें स्टडीज को ध्यान में रखते हुए, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड ऑन जरूर किया जा सकता है। जिसके बाद से मदरसा एक्ट बोर्ड की ओर से भी ये कहा गया था कि इस पर भी विचार किया जाएगा और तमाम जो कानून तय किए जाएंगे, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओर से हमारे सामने दी जाएंगी, रखी जाएंगी, उसका भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। और यही इस खबर में लिखा भी है, सभी से समान व्यवहार करना राज्य का सकारात्मकता दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मदरसा एक्ट का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, जो सुनिश्चित करता है कि छात्र सभ्य जीवन जिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने यह कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो, क्योंकि भारत को सेक्युलर
कंट्री के रूप में देखा जाता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश। और इस देश में आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न जाति प्रजाति और साथ ही अलग अलग जाति ही नहीं, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं और सकुशल अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। और हमारा कानून इतना मजबूत है कि आप अपने धर्म का पालन पूरी तरीके से खुली आजादी के साथ में कर सकते हैं, आपके पास वो अधिकार है। और इसी के तहत में ये फैसला भी बहुत ज्यादा मायने रखता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इसी के बारे में हम आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे एक स्टेटमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कहा गया था कि जियो और जीने दो। ये जानकारी इसमें और हम आपको अगर दे तो इस खबर में जिस तरीके की इंपॉर्टेंस दी गई है, ये भी बताया गया है कि नियम का अधिकार यूजीसी का है। ये यूजीसी डिसाइड करेगा कि क्या कायदे कानून नियम लागू किए जाएंगे मदरसा एक्ट बोर्ड के लिए भी। ऐसे में मदरसा एक्ट के प्रावधान असंवैधानिक है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदीना ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने ये कहा कि इससे देश में न्याय और समानता का संदेश गया। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद और हजारों मदरसों की अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सरकार कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो ये तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको बताई और अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की करेंगे। तो अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, जमीन कब्जे से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक भलाई के लिए हर निजी संपत्ति पर कब्जा कर वितरण का सरकार को हक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी निजी संपत्ति के विवरण का जब जिक्र आता है तो किस तरीके से इसका अधिग्रहण कुछ लोगों की ओर से किया जाता है, उसके बाद से अवैध जमीनों को जहां छुड़ाने का काम एक और किया जाता है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अधिग्रहण करके सार्वजनिक भलाई के लिए वितरित करने के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला जब सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-2 की बहुमत से ये फैसला दिया। अब ये देखिए कि इसमें जो हेडलाइन है, निजी स्वामित्व वाले हर संसाधन का अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं सरकारें, ये स्पष्ट किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में 9 न्यायाधीशों के संविधान की पीठ का 7-2 से फैसला सामने आया। और यह भी कहा गया कि संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में जरूरत और उसकी कमी पर विचार जरूरी है। तो इससे तो संविधान के मूल सिद्धांत कमजोर होंगे। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में ये कहा कि सामुदायिक संसाधन बताकर हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। यानी अगर किसी भी तरीके से किसी सरकार की ओर से भी ये कहा जाता है कि सरकारी संपत्ति है और सामुदायिक संसाधन यहाँ हम बनाना चाह रहे हैं, यानी पब्लिक कन्वीनियंस के रूप में हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके बाद से सरकार अगर उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेती है तो इसे पूरी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके लिए संपत्ति की स्थिति, सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत और कमी जैसे सवालों पर विचार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शीर्ष अदालत ने 7-2 के बहुमत से दिए निर्णय में 41 साल पुराने अपने ही फैसले को पलट दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को दिए फैसले के जरिए जस्टिस वी कृष्ण अय्यर के पूर्व में दिए फैसले को पलटा, जिसमें कि जस्टिस अय्यर ने यह कहा था राज्य के संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत जनहित में बंटवारा करने के लिए निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है। संविधान पीठ में बहुमत से माना कि जस्टिस अय्यर का यह फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी सोच से प्रेरित था, जबकि संविधान हठ धर्मिता को खारिज करता है और आर्थिक लोकतंत्र की अनुमति देता है। अब ये समझिए कि संपत्ति के विवरण का व्यापक अर्थ क्या है। सार्वजनिक भलाई के लिए निजी संपत्ति के विवरण पर पीठ ने यह कहा है कि वितरण का व्यापक अर्थ है, क्योंकि राज्य द्वारा अपनाए जा सकने वाले विवरण के विभिन्न रूपों को विस्तृत नहीं बताया जा सकता। हालांकि संसाधनों को राज्य में निहित करना या राष्ट्रीयकरण करना इसके अर्थ में शामिल हो सकता है। विशिष्ट मामलों में कोर्ट को यह तय करना चाहिए कि वितरण सार्वजनिक भलाई के लिए है या नहीं है, यानी कि जो जमीन के जो पट्टे बंटते हैं वो जमीन के पट्टे किस आधार पर बंटते हैं ये कैसे तय होगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सरकार एक और कई जब जमीनों पर किसी भी कार्य को करवाना चाहती है तो वहां पब्लिक कन्वीनियंस
के रूप में उसे कहा जाता है कि हाँ, पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ निर्माण करवाया जाएगा और इसीलिए सरकार के अधीन हो जाती है जमीन। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आपको विवरण देना होगा और पूरा ब्यौरा देने के बाद ही ये समझा जाएगा कि क्या ये वाकई उचित कदम उठाया जा रहा है या नहीं, और फिर यह तय होगा कि क्या ये जमीन सरकार के हित में जानी चाहिए या नहीं। अब फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का जिक्र हम करेंगे। कांग्रेस और जेएमएम विकास के स्पीड ब्रेकर है, ये कहना है राजनाथ सिंह का। बीजेपी को मतलब नहीं, ये खड़गे की ओर से कहा गया है। अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को लोहारदगा में थे। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर हमला बोला है जेएमएम पर। दरअसल झारखंड में, क्योंकि देखिए विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव जब भी किसी राज्य में होते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां, खास तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां सामने आती है, एक दूसरे पर आरोप तय किए जाते हैं, आरोप मढ़ने का काम किया जाता है। इसी के तहत में इस बार राजनाथ सिंह ने भी जेएमएम को लेकर के निशाना साधा है और जेएमएम पर निशाना साधते हुए जिस तरीके से ये कहा है कि कांग्रेस और झामुमो विकास के स्पीड ब्रेकर है, ये राजनाथ सिंह ने कहा। आपको याद होगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इससे पहले जब झारखंड पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने, तो उन्होंने भी निशाना साधने का काम किया था जेएमएम पर और ये कहा था कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। आप अगर देखेंगे तो इस पार्टी में कई ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनके घरों से नोटों की गड्डियां बरामद होती है। अब ये राजनाथ सिंह का बयान है और स्पीड ब्रेकर कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन को बता दिया है। जो तस्वीर आपने देखी है, दरअसल ये राजनाथ सिंह की तस्वीर है। झारखंड में चुनावी सभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे और झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि मैं हेमंत सोरेन से पूछता हूं कि घुसपैठिए झारखंड में क्यों आ रहे हैं। आज राज्य में आदिवासियों की आबादी घटकर 28% क्यों रह गई है। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से कई सवाल पूछे गए हैं जेएमएम के लिए, ये राजनाथ सिंह की ओर से सवाल दरअसल दागे गए थे। आज राज्य में आदिवासियों की आबादी घटकर 28% क्यों रह गई है, ये भी सवाल पूछा है राजनाथ सिंह ने। एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, खासतौर पर आपको याद होगा कि कैसे झारखंड में ये कहा जा रहा है कि ऐसी कई जमीनें हैं जो कि किसी समय पे आदिवासियों की हुआ करती थी, लेकिन उनकी न केवल जमीनों को हड़पा गया बल्कि वहां से अब इनकी आबादी भी धीरे धीरे घटती चली जा रही है और जिससे हमारे देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनकी आबादी वहां बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए हर कदम उठाएगी और आदिवासियों को जमीन वापस करने के लिए भी कानून बनाएगी। बीजेपी के किसी सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप अब तक नहीं है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट राजनाथ सिंह की ओर से दिया गया। वहीं इस बीच में हमने आपको जो खबर दिखाई कांग्रेस झामुमो विकास का के स्पीड ब्रेकर है, तो दूसरी तरफ इसी के ठीक बगल में आप एक और खबर देखेंगे और यहाँ लिखा है जन कल्याण से बीजेपी को मतलब नहीं है, यह खड़गे की ओर से कहा गया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मांडू में एक चुनावी रैली में बीजेपी पर राज्य के कोयला और अन्य खनिज संसाधनों को लूटने के लिए सत्ता हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब ये देखिए कि कैसी राजनीति है। एक और जहां जेएमएम पर निशाना साधने का काम बीजेपी कर रही है और ये कह रही है कि वो आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम कर रही है, दूसरी तरफ खड़गे ये कहते हैं कि अगर बीजेपी यहां सत्ता पाना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ उनके मन में जो लालसा है, क्योंकि झारखंड में उन्हें पता है कि कितने ऐसे खनिज का उत्पादन होता है और वो उन जमीनों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, उन खनिजों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं और जो कोयले का जो भंडार है उस ओर अपनी निगाह बनाए हुए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी वो लूट खसोट की राजनीति करना चाहते हैं, इसके इतर कुछ भी नहीं। और इसी को लेकर के अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो झारखंड का चुनाव है और ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। इस बीच में हम आपको ये भी जानकारी दे दें, दरअसल इसका पूरा ब्यौरा भी दिया गया है खड़गे की ओर से। कोयले के 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया तत्काल जारी करने की मांग की और ये बताया गया कि किस तरह यहाँ पर लाखों करोड़ों का घपला किया गया है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। और लेकिन इसके बाद भी इसका अब तक कोई ब्यौरा नहीं आया, ये खड़गे ने आरोप लगाया जब यहाँ पर दूसरी सरकार थी। इशारों में उन्होंने कहा, यह भी कहा है
कि उन्होंने ये जो आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार केवल अमीरों के कल्याण के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि 5% अमीर लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है, जबकि 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% ही संपत्ति है। पीएम मोदी ने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन गरीब किसानों और दलितों को कोई राहत नहीं दी गई है। अब आप इससे ये समझिए, ये अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके के राजनीतिक बयानबाजियां की जा रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन आम जनता आखिर जाए तो जाए कहां और किस पर भरोसा करे, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम का क्योंकि झारखंड में गठबंधन है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बीजेपी भी गठबंधन में अपनी सरकार बनाना चाह रही है, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जिस तरह के कटाक्ष करे जैसे आरोप लगा रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर का भी रुख कर लेंगे। फिलहाल झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे थे और एक एक करके हम आपको और अलग अलग तमाम जानकारियां भी दे रहे हैं। तो लगातार देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब तक के चुनावी माहौल को अगर हम समझते हैं तो हमेशा से ऐसी आपने राजनीति देखी होगी कि कैसे ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को, खासतौर पर जो प्रमुख दो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनकी ओर से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई भी करेंगे और दोबारा हम झारखंड का भी इस बीच में जिक्र करेंगे। दरअसल यूपी की तरह झारखंड में माफिया पर चलाएंगे बुलडोजर, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यानी देखिए, एक बार फिर से इससे पहले हम आपसे ये जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे जब भी राजनीतिक मंच सच करके पूरी तरह तैयार होता है तो यह हम देखते हैं कि कैसे यहां अलग अलग बयानबाजियां की जाती हैं और योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह आपने अब तक देखा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरजता रहा है और कानून के तहत में अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो फिर उसको सबक सिखाने का काम बुलडोजर के जरिए किया जाता है। तो उसी प्रकार से एक बार फिर हम यूपी के ही तर्ज पर झारखंड में भी बुलडोजर कार्रवाइयों की शुरुआत करेंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है। यानी खास तौर पर यह हमला उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधने का काम किया है झारखंड सरकार पर। तो फिलहाल ये अमर उजाला में आप इस खबर को देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल झारखंड में ये खबर आप यहां देख पाएंगे और झारखंड में जिस वक्त चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूपी की तरह झारखंड में माफिया पर बुलडोजर चलाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और रोहिंग्या घुसपैठियों को प्रवेश करने दे रहे हैं झामुमो, इस पर भी हम एक कड़ा कानून बनाएंगे, हम घुसपैठियों को इजाजत नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त झारखंड के लिए बना हुआ है, घुसपैठियों को रोकने के लिए भी। और साथ ही दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि किस तरह जो झारखंड में तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से। तो इस बीच में दो बड़ी बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ ने। पहला, बुलडोजर की कार्रवाई भूमाफियाओं पर की जाएगी। दूसरा, जो घुसपैठ करवाई जा रही है झारखंड में अवैध तरीके से अपने वोट बैंक की संख्या को डबल करने के इरादे से, उस घुसपैठ पर भी हम रोक लगाएंगे, उसके लिए हम कानून लेकर के आएंगे। और यहां जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने माफियाओं पर खास तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप तक लगा दिया जेएमएम पर, उन्होंने ये कहा कि वो झारखंड के माफिया पर भी यूपी की तरह बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी माफिया को खत्म करने के लिए बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील की और ये कहा कि अगर बीजेपी की सत्ता झारखंड में आती है तो फिर माफियाओं को डर करके, सहम करके रहने की जरूरत होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे कि जब भी किसी अपराध से जुड़ी हुई जानकारी सामने आती है तो अपराधियों पर कैसे लगाम लगाने के लिए, उन्हें एक सबक सिखाने के लिए उनके अवैध अतिक्रमणों को ढहाने का काम किया जाता है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और एक सीख, एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि अगर एक व्यक्ति की गलती से पूरे परिवार को खामियाजा उठाना पड़ता है तो फिर ऐसे में ये तमाम जो बदमाश है या भूमाफिया है या कोई भी अपने आप को अगर दबंग समझता है तो ये उनके लिए भी सबक होगी कि आपके करतूतों का खामियाजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले ही सचेत हो जाइए, संभल जाइए। तो फिलहाल अब क्या झारखंड में वाकई बुलडोजर कार्रवाई होगी या नहीं और सत्ता में किसकी सरकार आती है, ये तो चुनाव बीतने और नतीजे सामने आने के बाद पता चलेंगे। फिलहाल सुर्खियां अखबार के में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है बीजेपी, ये कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है। जो पहले सबका साथ सबका विकास का नारा देते थे, आज वो हार के डर से बटोगे तो कटोगे का नारा देकर के डराने की राजनीति कर रहे हैं। तो फिलहाल ये देखिए कि अखिलेश यादव किस तरीके से अलग अलग अंदाज में इस वक्त उत्तर प्रदेश की हालिया सरकार को घेरने की कोशिश में है। दरअसल ये कोशिश उनकी तरफ से इस वजह से भी की जा रही है क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि कैसे अखिलेश यादव लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी पकड़ वो और ज्यादा मजबूत कर सके। तो फिलहाल अलग अलग तरीके से जब अखिलेश यादव यहां घेरने की कोशिश इस वक्त बीजेपी को कर रहे हैं, आप स्थिति समझिए अखिलेश यादव की। इससे पहले आपने देखा होगा, इस हेडलाइन को जरा आप देखिए, ये अखिलेश यादव से जुड़ी हुई एक खबर है। नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर बिल्कुल नीचे के हिस्से में इससे जगह दी गई है। दरअसल ये बताया गया है कि कैसे अखिलेश यादव अलग अलग मुद्दे लेकर के आते हैं हर बार, और हर बार बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं क्योंकि बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव के पास क्योंकि अपना खुद का तो कोई मुद्दा है नहीं, ना ही उनके पास कोई चुनावी एजेंडा है, जिस वजह से वो बीजेपी के तमाम मुद्दों को लेकर के वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अगर बीजेपी कुछ कह भी देती है तो उस पर भी राजनीति की शुरुआत वो कर देते हैं और किसी भी बयान को लेकर के एक मुद्दा बनाने की वो कोशिश करते हैं। अब फिलहाल ये तो रही बात अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में तकरार को लेकर के, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर मजबूत स्थिति की बात की जाती है कि दोनों सरकार में से स्थिति किसकी ज्यादा बेहतर है या किसकी ज्यादा मजबूत स्थिति है या कौन इस वक्त थोड़ा सा कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे वो याद होगा। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन उसके बाद जो इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, इस दौरान हमने देखा समाजवादी पार्टी के वोट के ग्राफ में इजाफा हुआ और कई जगहों पर और अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी लेकर के गई, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कॉन्फिडेंस में लौट आई है और समाजवादी पार्टी को यह पूरा भरोसा है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे, इस दौरान अखिलेश यादव को पूरा समर्थन आम जनता का मिलेगा और इसी वजह से वो अलग अलग तरीके की बयानबाजियां बीजेपी को लेकर के कर रहे हैं और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता को भी कि देखिए, आप जिस पर भरोसा करके लेकर के आए थे, जिन्होंने राम राज्य का जिक्र किया था, लेकिन राम राज्य का जिक्र करते करते वो ये भी कह जाते हैं कि वही लोग हैं जो कि राम राज्य का एक तरफ जिक्र करते हैं लेकिन दूसरी तरफ बांटने का काम भी करते हैं। क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को एक समय में बांटो और राज करो की एक नीति को आजमाया था और उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं बीजेपी के लोग। ये अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और ये कहा है, कभी वो तारीखों को लेकर के निशाना साधते हैं, कभी वो नारे को लेकर के निशाना साधने का काम करते हैं और इस बार भी उन्होंने कहा है कि बांटो और राज करो की नीति ही आजमाने की कोशिश में है। क्योंकि आप अगर उनका नारा देखें तो पहले तो उनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और अब ये नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे। तो ये किस प्रकार की राजनीति बीजेपी करना चाह रही है, ये सवाल इस वक्त अखिलेश यादव समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी इन सवालों का जवाब कैसे देगी ये तो चुनाव के वक्त में पता चलेगा और समाजवादी पार्टी का पलटवार कैसे सामने आया ये भी नतीजों के बाद ही पता चलेगा और इसका खामियाजा किस पार्टी को उठाना पड़ेगा, किस पार्टी को जनता का समर्थन कैसे मिलेगा, इस सब कुछ हमें सिर्फ 2027 तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। दरअसल शरद पवार ने दिए राजनीति से संन्यास के संकेत, अब नहीं लड़ना चाहते चुनाव। ये अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा है कि कहीं तो रुकना पड़ेगा। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे, जो इशारा उन्होंने दिया है, ये इशारा कई तरह के संकेत आप इसे समझ सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कैसे कहा था एक मंच से,
महाराष्ट्र में ही वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। और ये देखिए, शरद पवार से जुड़ी हुई ये खबर है, नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर नीचे के हिस्से में आप इस खबर को देख पाएंगे। इसके ठीक बगल में आप जेएमएम से रिलेटेड यानी झारखंड से रिलेटेड खबर है, और ये शरद पवार से रिलेटेड खबर है। तो फिलहाल शरद पवार ने जिस तरीके से अपने संन्यास के संकेत दिए हैं राजनीति से, इससे पहले आपको वो बयान, वो स्टेटमेंट याद होगा शरद पवार का, जब महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, और ये तक कह दिया था कि अगर बात संन्यास की आती है तो मैं तब तक दम नहीं लूंगा, तब तक राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, जब तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी से नीचे ना उतार दूं। और अब वो इशारों में अपने संकेत जाहिर कर रहे हैं संन्यास को लेकर के। दरअसल ये किस आधार पर सामने आया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने संसदीय राजनीति से संन्यास लेने का मंगलवार को संकेत दिया। बारामती में 83 साल के पवार ने यह कहा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना, नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा, अब सत्ता नहीं चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहता हूं, विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं। बारामती में पोते योगेंद्र के प्रचार में पवार ने यह कहा कि आपके सहयोग से ही मैं पहले विधानसभा गया, राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बना, 4 बार सीएम बना, रक्षा मंत्री, बाद में कृषि मंत्री रहा, आज राज्यसभा में हूं। तो फिलहाल देखिए, शरद पवार की ओर से जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया गया और कोट किया गया कि अब तक वो कई मंत्री पद को संभाल चुके हैं, और साथ ही वो अब तक 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं। और इसी के तहत में उन्होंने ये कहा है कि उनकी उम्र भी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वो चाहते हैं कि अब उनका राजनीतिक गलियारों से मोह धीरे धीरे भंग हो रहा है। वो और नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से सियासी पारियों को संभाले। अब नए लोगों को और राजनीति में आना चाहिए, अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, और राजनीति की ओर आगे बढ़ते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। और इसी वजह से वो युवाओं को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए, अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, और ये खबर आपको नवभारत टाइम्स के साथ साथ अलग अलग अखबारों में देखने को मिलेगी। नवभारत टाइम्स में फिलहाल हम उस खबर को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि देखिए, जब जम्मू कश्मीर का जिक्र आता है, घाटी का जिक्र आता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह घाटी में अक्सर आए दिन इस तरीके की खबरें आप सुनते रहे होंगे। और घाटी को अभी भी दहलाने की कोशिशें जारी है। या अभी भी खास तौर पर जब से नई सरकार का गठन हुआ, और जब से हमने ये देखा है कि नई सरकार जिसे वहां की जनता ने चुना है, उसके बाद भी अभी भी आतंकवादी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बयान जो फारूक अब्दुल्ला ने दिया था, जो कि उन्हें राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल शोभा नहीं देता, बावजूद इसके जो उन्होंने बयान दिया था कि आखिर ये अभी क्यों हो रहा है। ऐसे में उस सरकार को ये समझने की जरूरत होती है कि आपको इससे निपटना कैसे होगा। तो फिलहाल ये नवभारत टाइम्स में ही हम आपको इस खबर को दिखा दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी ढेर हुआ है, और ये बांदीपोरा की ही एक छोटी सी यहाँ पर तस्वीर को जगह दी गई है, और ये पूरी खबर आप यहाँ विस्तार से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके से घाटी में अभी भी आतंकवादी गतिविधियां लगातार घटित हो रही हैं। और ये जानकारी हम आपको दें, दरअसल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। और ये बताया जा रहा है कि इस आतंकवादी को जिस दौरान ढेर किया गया था, इससे पहले भी कई ऐसे अभियान चलाए गए थे, सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, और एलजी ने कहा है कि आतंकियों को पनाह देने वालों के घर को जमींदोज किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति घाटी में, यानी कि हम बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति को अपने घर में पनाह देता है, और उसके बाद से ये सिद्ध हो जाता है, ये आरोप तय हो जाते हैं कि वाकई वो आतंकवादी गतिविधियों में किसी प्रकार से लिप्त है, इस बारे में सूचना मिल जाती है, तो फिर आपको भी सचेत होने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, किसी संदिग्ध व्यक्ति को अपने घर में पनाह न दे, क्योंकि आपके घर को जमींदोज किया जा सकता है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है। ये इशारों में एलजी सिन्हा ने बता दिया है, जाहिर कर दिया है।
देखिए, जम्मू कश्मीर में 28 अक्टूबर और 2 नवंबर को 3 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि इनमें से एक भी आतंकवादी की पहचान उनमें से नहीं हुई जिन्होंने 20 अक्टूबर को गांदरबल में सुरंग निर्माण में लगे बाहरी मजदूरों पर, 24 अक्टूबर बारामूला जिले में सेना के काफिले पर और 9 जून को रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस में गोलियां बरसाई थी। इन तीनों हमलों में 20 लोगों की जान गई थी, जिनमें से सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर शामिल थे। और यह अलग अलग समय पर आतंकवादी गतिविधियां हुई थी। आतंकवादियों की ओर से एक और जहां लगातार घुसपैठ की जा रही है, तो दूसरी तरफ उन लोगों को खासतौर पर चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, जो कि या तो किसी अपने कार्य से जुड़े काम के लिए आ रहे हैं, या फिर आप ये समझिए कि जो हम ये कह सकते हैं कि ना उनका कोई कश्मीर से कनेक्शन है, वो बाहरी लोग हैं। और इसी के तहत में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे कुछ मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा था, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश से पहुंचे हुए थे, यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे थे, टनल निर्माण में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उन्हें गोलियों से भून दिया गया, उनकी जान ले ली गई। यहाँ तक कई बार सेना के काफिले पर भी हमला करने की कोशिश इन आतंकवादियों की ओर से की जाती, कई बार ग्रेनेड हमले कर दिए जाते हैं, कई बार गोलियां दाग दी जाती हैं। और इन्हीं गोलियों की बरसात में इस बीच कैसे हमने अपने अब तक कई जवानों को खोया है, और इसी वजह से हमारे जवान लगातार 24 घंटे डटे हुए हैं, हमारे सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। और हर बार ये कोशिश की जाती है, लोगों से अपील की जाती है कि अगर आपको ऐसे कोई भी संकेत मिलते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है जो कि संदिग्ध है, ऐसे में उससे जुड़ी हुई जानकारी जरूर दे, ताकि समय रहते हुए उचित कदम उठाया जा सके, इन आतंकवादियों को ढेर किया जा सके, ताकि ये और दहशतगर्दी न फैलाने पाए। अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का हम जिक्र करेंगे, जो कि हृदय विदारक है। हृदय विदारक हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देह मुक्त हो चुकी है शारदा सिन्हा, गूंजते रहेंगे उनके स्वर। दरअसल उनका निधन हो गया है, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि शारदा सिन्हा, जो कि मशहूर लोक गायिका के तौर पर अपनी प्रसिद्धि उन्हें मिली हुई है, खासतौर पर शारदा सिन्हा की पहचान छठ गीतों से होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। हम आपके हैं कौन, चाहे वो फिल्म हो या फिर मैंने प्यार क्यों किया, सलमान खान की वो पहली फिल्म रही थी। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि कैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी शारदा सिन्हा जी ने अपनी आवाज़ दी। आपको अगर छठ गीत, जो सबसे मशहूर गीत कहे जाते हैं, केरवा के पात पे, तो ये गाना भी शारदा सिन्हा जी का ही रहा। उगा हो सूरज देव, ये गाना भी शारदा सिंह जी ने गाया था। तो ऐसे में बहुत ऐसे लोकप्रिय गीत हैं जो कि शारदा सिन्हा जी ने अपनी मधुर आवाज़ दी थी, और इसी वजह से शारदा सिन्हा जी को बिहार की स्वर कोकिला के रूप में पहचान मिली थी। छठ पूजा के गीत घर घर में घोलने वाली शारदा सिन्हा छठी मैया में ही विलीन हो गई, और ये हेडलाइन दैनिक भास्कर ने दी है। माँ के गीतों में अमर रहेंगे उनके सुर, क्योंकि हमने जैसा आपको इससे पहले ही बताया कि सबसे बड़ी जो उनको विश्व विख्यात प्रसिद्धि मिली, हर घर में जब उनके स्वर गूंजे, ये छठ के पावन महापर्व के मौके पर हर घर में आपको ये गीत जरूर सुनाई दिए होंगे। और इसी के कारण शारदा सिन्हा की अपनी एक मजबूत पकड़, एक मजबूत पहचान बन पाई थी। और क्योंकि छठ के पावन गीतों के साथ में जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर को एक बूस्ट दिया था, और जैसे उनकी पहचान बढ़ती चली गई थी, ये कहा जाता था कि छठ में उनकी जितनी आस्था थी, छठ के पावन पर्व के मौके पर ही छठी मैया ने उन्हें अपनी गोद में जगह दे दी। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, जिनकी उम्र 72 साल की बताई गई, मंगलवार रात 9:20 पर दिल्ली एम्स में निधन हो गया। छठ पूजा के गीतों की पर्याय बन चुकी मशहूर गायिका का निधन छठ पर्व के पहले व्रत नहाय खाए के दिन हुआ। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की, मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। ये एक कैप्शन दिया गया उनके बेटे की ओर से, और इसी के तहत में ये जानकारी साझा की गई हर किसी के साथ में कि मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया। और इस कैप्शन के साथ आप ये समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो व्यथा रही, मन की जो पीड़ा रही, वो भी उनके बेटे ने जाहिर करने की कोशिश की। हालांकि इस पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, शोक संवेदना व्यक्त की। और जिस वक्त वो बीमार चल रही थी, जिस वक्त उनका इलाज चल रहा था, एम्स में भर्ती थी, उस दौरान भी शारदा सिन्हा के बेटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी बातचीत की थी और उनका हालचाल जानने की कोशिश की थी। और जब उनका देहांत हुआ, जब उनका निधन हुआ, तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शारदा सिन्हा जी के साथ में शेयर की थी और एक पोस्ट भी शेयर किया और शोक संवेदना अपनी जाहिर की। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छठ पूजा से जुड़ी हुई। देखिए, नहाए खाए के साथ सूर्य उपासना और अटूट श्रद्धा का छठ महापर्व की जब से शुरुआत हुई है, यानी 5 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई नहाए खाए से। और आज खरना, यानी कि खरने के मौके पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों को नहीं ये ज्ञात होगा, चूल्हे पर मिट्टी के हांडी में खीर तैयार की जाती है और इसे खरने की खीर कहा जाता है, जो कि प्रसाद के रूप में वितरण होता है। और इसे खरने की खीर को खाने के बाद, यानी रोटी और खरने की खीर रहती है, ऐसे में इस खीर को खाने के बाद से 36 घंटे के व्रत की शुरुआत होती है। और छठ पूजा को लेकर के जिस तरीके से लोग पहले से ही अपनी खरीदारियां करनी शुरू कर देते हैं, पहले से तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें अपनी अपनी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि लोगों की आस्था से जुड़ी हुई होती है। खास तौर पर इस छठ महापर्व के दौरान सबसे ज्यादा जिस बात का ख्याल रखा जाता है वो ये प्रकृति की पूजा का और स्वच्छता का। ये एक संदेश देने की भी कोशिश है हर समाज के लोगों को कि कैसे आप अपनी प्रकृति का सम्मान कीजिए, पूजा कीजिए। और क्योंकि इस प्रकृति ने ही हम सबको जीवन दान दिया है और ऐसे में उस प्रकृति को भी पूजना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी के तहत में ये महापर्व को मनाया जाता है, छठ महापर्व जिसे कहते हैं। और ख़ास तौर पर छठ व्रतियों में ये भी एक मान्यता रही है कि अगर कभी किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी प्रकार की बाधाएं रही हैं और जिसने छठ माँ को मानते हुए ये पूजा अर्चना की है, व्रत रखा है, ऐसे में उन लोगों के भी गोद भरे हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि अपने संतानों के सुख के लिए भी, संतान के जीवन में वृद्धि के लिए भी छठ का ये व्रत किया जाता है। देखिए, नहाए खाए के साथ मंगलवार से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हुआ। व्रत रखने वालों ने छठ का गीत गाया, कद्दू भात बनाकर के पहला प्रसाद ग्रहण कर पर्व की विधिवत शुरुआत की। हमने जो आपको तस्वीर दिखाई उसमें आपने ये तस्वीर जरूर गौर की होगी कि किस तरीके से कुछ महिलाएं हैं चूल्हे के सामने बैठी हुई हैं और इसी दौरान कद्दू भात कहा जाता है। कद्दू यानी कि लौकी की सब्जी बनाई जाती है। कई लोग इसे लौकी या तोरी भी कहते हो। और इसकी जो सब्जी बनती है, इसके साथ में ही नहाए खाए, यानी सबसे सुबह भोर में उठ करके जो आपके आसपास में जो नदियां रहती हैं, जो पावन नदियां जिनको कही जाती हैं, चाहे यमुना हो, माँ गंगा हो, उसमें स्नान करके और उसके बाद से नहाए खाए की शुरुआत होती है। और फिर आज दूसरा दिन है खरना, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, पर्व को लेकर के बड़े स्तर पर तैयारियों के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और साथ ही जानकारी हम आपको दे दें कि पूर्वी सेवा समिति के प्रधान सुनील कुमार सिंह ने भी इस बात की जानकारी दी कि छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने मंगलवार से लोक आस्था का पहला दिन कद्दू भात के साथ छठ पूजा की शुरुआत की। बुधवार को दूसरे दिन खरना किया जाएगा। तीसरे दिन गुरुवार को संध्या के समय घाट पर डूबते हुए सूर्य को धूमधाम से अपने आस्था को ध्यान में रखते हुए अर्घ दिया जाएगा। और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद से अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर उन्हें नमन करके और वंदन करके उसके बाद छठ के 36 घंटे के व्रत का समापन होगा। और छठ महापर्व में सबसे ज्यादा जिस बात के लिए अक्सर आपने लोगों को उत्साहित देखा होगा वो प्रसाद को लेकर, क्योंकि ठेकुआ का प्रसाद इसी दौरान बनता है। और ठेकुआ का चलन आपने अक्सर बिहार और जो लोग पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऐसे में उनकी ओर से आपने देखा होगा। तो इस दौरान छठ के महापर्व में ठेकुआ का भी एक महाभोग, महाप्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और इसमें कई ऐसे फल फूल का भी विधान है कि अगर जो फल, जो सीजनल फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं आम भाषा में, ऐसे में उन फलों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरी तरीके से आपके लिए पौष्टिक हो।
हर मायने में उनका अपना अलग अलग महत्व होता है। जो डाला सजाया जाता है, जो सूप सजाया जाता है, उसमें ऐसे फलों को रखा जाता है जो कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों को बहुत ज्यादा सेहतमंद कर सकते हैं। और खास तौर पर जिसको अगर आप ऐसे आम भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप विटामिन सी की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप अनानास का इस्तेमाल करते हैं, आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इसी प्रकार की, जैसे कई लोग कहते हैं बड़ा नींबू रखा जाता है, मौसमी रखा जाता है, इसमें आपने नाशपाती रखा हुआ देखा होगा उस दौरे के भीतर, दौरा यानी जो डाला कहते हैं, और उसी डाले में। तो ये अलग अलग तरीके से पांच प्रमुख तौर पर अगर जिनके पास अपनी श्रद्धा अनुसार वो छठ का व्रत करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो इसमें एक विधि ये भी है कि इसमें कोई पाठ नहीं किया जाता, कोई यजमान नहीं होते, कोई ब्राह्मण पंडित नहीं होते हैं, और ना ही ऐसी कोई मान्यताएं हैं कि आपको इतने का चढ़ावा चढ़ाना है। ऐसी कोई मान्यताएं इससे जुड़ी हुई नहीं मानी जाती हैं। आपकी जैसी आस्था है, आपके पास जिस तरीके से आप इस पूजा को संपन्न करवा पाए, आप उस प्रकार से अपनी पूजा संपन्न करवा सकते हैं। और अगर आप फलों का भी जो भोग लगाते हैं, जो चढ़ाते हैं माँ छठी को, आप प्रमुख तौर पर 5 कोई भी फल रख दीजिए, आपकी पूजा इससे भी पूरी तरीके से संपन्न मानी जाती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि एक गरीब तबके के वर्ग के लिए भी छठ का व्रत उतना ही पावन है जितना कि एक अमीर व्यक्ति के लिए। और अपने अपने आधार पर, अपने अपने तर्ज पर आपने देखा होगा कि लोगों की जब मान्यताएं पूरी होती है तो छठ घाट तक लोग या तो नंगे पांव चल करके जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं। तो अपनी अपनी आस्था छठ महापर्व को लेकर के बनी रहती है। और ये भी माना जाता है कि इसमें आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं माँ छठी उनको पूरा करती हैं। और इसके बाद ही जब छठ व्रत का समापन होता है तो सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके होता है। इसके पहले वाले दिन आपने ध्यान दिया होगा कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके, और उसके बाद से पहले दिन का समापन किया जाता है। तो ऐसे में 4 दिनों तक ये पूरा महापर्व चलता है। अब हमने छठ से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको दे दी। अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं। ये खबर दरअसल जुड़ी हुई है सलमान खान से। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है, और इस बार ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने दी है। ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दरअसल जो मैसेज सामने आया है, इस मैसेज में फिरौती भी मांगी गई है और 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ये कहा गया है कि अगर सलमान खान वाकई अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फिर या तो एक्टर सलमान खान अपनी जान बचाने के लिए या तो 5 करोड़ की रकम वो अदा कर दे या फिर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा एक और शर्त रखी गई है। ये भी कहा गया है कि उन्हें बिश्नोई समाज से उनके गांव जाकर के मंदिर में माथा टेक करके माफी मांगनी होगी, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई पहले भी अपने दिए गए कई इंटरव्यूज में कह चुका है। हालांकि ये बताया गया कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक मैसेज आता है और ये धमकी किसी और के नाम पर नहीं बल्कि सलमान खान के नाम पर दी जाती है, और ये कहा जाता है कि अगर सलमान खान हमारी बात नहीं माने तो उनकी जान को खतरा है। और हमारे अभी भी एक्टिव शूटर्स हैं और उन एक्टिव शूटर्स के जरिए एक इशारे पर सलमान खान की जान जा सकती है। तो फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मैसेज कहां से आया है, लेकिन ये तो स्पष्ट है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह सलमान खान को जब पहली भी धमकी मिली थी तो लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने भी एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि हमें किसी प्रकार से कोई लालच नहीं है पैसों रुपए का, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो बिश्नोई समाज के सम्मान के लिए हमारे मंदिर में आकर के माफ़ी मांग ले, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और ये खबर अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। सलमान खान की जान पर लगातार इस वक्त मुश्किलें नजर आ रही हैं, लगातार उनको कई धमकियां अब तक मिल रही है। ये सलमान खान से जुड़ी हुई खबर आप देखिए, अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। और ये जो धमकी भरा मैसेज आया है, मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल को ये मैसेज आया है और इस मैसेज में लिखा था कि अगर सलमान खान या तो 5 करोड़ की फिरौती दे दे अपनी जान बचाने के लिए, या फिर सलमान खान को अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है, उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ सकता है, या उन्हें बिश्नोई समाज से माफी मांगनी होगी। और लेकिन पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि अभी भी इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले भी ऐसे कई फ्रॉड मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है सलमान खान को धमकियां देने के लिए, और इसी के तहत में कहा जा रहा है कि हर धमकियों को हालांकि बिल्कुल गंभीरता के साथ में लिया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं। इससे पहले दिल्ली का ही एक मामला सामने आया था कि दिल्ली से एक और
फोन पर धमकी दी गई थी। और ये जो धमकी दी गई थी, पुलिस थाने में कॉल करके धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि सलमान खान की जान को खतरा हो सकता है, अगर आप हमें इतने करोड़ की रकम अदा कर देते हैं तो फिर सलमान खान की जान बच सकती है। जिसके बाद जब पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा लोकेशन ट्रेस करने शुरू किए, आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया, तो ये पता चला कि उस व्यक्ति ने सिर्फ पैसों के लालच में आकर ये धमकी भरा कॉल किया था और उसे ये लगा था कि अगर वो ऐसी धमकियां दे दे तो उसे कुछ पैसे फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो गिरफ्तार कर लिया गया और अब ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया, मुंबई से सामने आया है और मुंबई से भी ये जो अब तक मैसेज सामने आया, इसके लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन वो व्यक्ति है जिसने ये मैसेज भेजा है और कौन धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अपने आप को बता रहा है और ये भी कह रहा है इस धमकी में कि अभी भी हमारे कई शूटर से आपको बच करके रहने की जरूरत है। फिलहाल इस बारे में अभी भी ये जांच का विषय है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। और इसी के साथ आज के लिए सुर्खियां अखबार के में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।